पूरा देश अल नीनो की गर्मी से लहूलुहान है। 8% सिर्फ हमारे देश में है जिनके पास एयर कंडीशनर है। 92% इस खुली गर्मी में 45 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री, 44 डिग्री में 8 करोड़ गिग वर्कर महंगा तेल खरीद के घरों में सामान पहुंचाने में अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं, और उनके जरिए बटोरा गया टैक्स पर हमारी देश की जुडिशरी लंदन में बैडमिंटन खेल रही है। महोदय, प्रधानमंत्री जी से सवाल होना चाहिए ऐसे वक्त में जब वो अश्वमेध का घोड़ा उनकी पार्टी उनके पक्ष में छोड़ रही है, उनमें से एक शहर का नाम बताएं जिसका काम पूरा हो गया, जिसे देखने में जाना चाहते। देश को आपने कभी नहीं बताया कितना काला धन इसके बाद आया उससे। सच्चाई ये है कि आज 34 लाख करोड़ के नोट प्रचलन में। आप कहते हैं 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी सीमा से निकाल दिया, कभी उनके डिटेल्स नहीं आते। संसद हमारे आपके दौर में सबसे कम क्यों चल रही है? नेहरू जी के जमाने में संसद कितने दिन चलती थी? 140 145 दिन चलती थी, कभी कभी 160। आपके जमाने में वो 35-40 दिन रह गई। 60% औरतें रक्ताल्पता के शिकार हैं भारत में, आपके ही द्वारा अध्ययन में आया है। 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। वे सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने का एक रिकॉर्ड है, उनके नाम दर्ज हो गया। और वो न केवल प्रधानमंत्री बल्कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए लगातार 25 वर्षों तक सत्ता के शिखर पर बने रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हो गया। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री का तीसरा दौर है, 12 सालों का कार्यकाल है, और इसे लेकर अब एक जश्न मना रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल मनाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये पूरा जो दौर रहा है, इस दौर में ये जो देश की जनता है उसने क्या खोया है, क्या पाया है, इसी पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बेहद खास मेहमान का। सबसे उनको जोड़ता हूं। जुड़ गए हम तो शीतल पी सिंह साहब। शीतल सर, बहुत बहुत स्वागत। आप वक्त निकालते हैं, हमें पुनः दिया आपका जी। सर, मैं मोदी पर बात करने के पहले एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। आप देख रहे होंगे एक मसला चल रहा है अब, क्योंकि बार बार ब्लेम होते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, संविधान खतरे में है। हम लगातार इसकी गूंज हो रही है और उससे जुड़े मसले मामले आ रहे हैं। अभी एक मामला मध्य प्रदेश में बड़ा हॉट है, गर्म है। और झारखंड भी आपने देखा होगा, राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन का एक पर्चा रद्द हुआ है, कुछ गलतियां उनकी निकाली गई। लेकिन जो इस पूरे मसले पर विशेषज्ञ जानकार ये कह रहे हैं कि इस मामले में बेनिफिट ऑफ डाउट मीनाक्षी नटराजन को मिलना चाहिए था। अब विवेक तनखा साहब को हम सुना तो ये भी कह दिया कि अब तक बीजेपी या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट चोरी करता था, सीट चोरी पर आमादा हो गया। तो एक टिप्पणी इस पे मैं मोदी जी पे बात करूंगा। शीतल सर, देखिए, ये कुछ संयोग भी है कि दो जगह कॉम्प्लिकेशन हुए, झारखंड में और मध्य प्रदेश में। एक जगह रिटर्निंग ऑफिसर एक आदमी को मौका दे रहा है अगले दिन का, एक जगह रिटर्निंग ऑफिसर तुरंत उसकी बलि चढ़ा रहा है। जो तथ्य आए हैं उसके अनुसार उनके खिलाफ कोई FIR पेंडिंग नहीं है। एक कोर्ट में पिटीशन है जिसमें दूसरे लोगों के साथ उनका नाम सिर्फ इसलिए है कि कोई कंप्लेनेंट है जिसका दोषी कोई और है। वो उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि उसमें उन्होंने मीनाक्षी नटराजन से भी शिकायत की थी, जिस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मीनाक्षी नटराजन के वकील ने उसका जवाब दिया था, तो वो नोटिस के लेवल पे था। ऐसा समझने के सारे कारण है कि जो फॉर्म भरा जाता है उसमें मुकदमों का डिटेल दिया जाता है। ये मुकदमा नहीं है, कोई FIR हुई नहीं है, कोई क्रिमिनल केस उनके खिलाफ चल नहीं रहा है। एक मामले में उनको नोटिस आया है, नोटिस का उन्होंने जवाब दिया है और वो इंतजार कर रही कि आगे की प्रक्रिया होती। अगर वो मुकदमे में तब्दील होता तो उसका जिक्र करती। तो लगता है प्रथम दृष्टया कि उनका भी तर्क कोई बहुत कमजोर नहीं है। लेकिन अब रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला कर दिया और वहां पर जगह नहीं है। आखिरी एक गलती इन लोगों की जरूर टेक्निकल थी कि आखिरी दिन ये अपना नामांकन किया इन्होंने। और ये तो अब विपक्ष के लोगों को तो ये तो देख के ही चलना होगा कि सामने जो आपके प्रतिपक्ष है, जो सत्ता में है, जो निजाम है, वो तो आपको हर तरह से रोकेगा। उन्होंने तीसरा प्रत्याशी तो वहां खड़ा ही कर दिया था, यानी वो इस सीट को जीतना तो चाहते ही थे। अगर चुनाव भी होता तो वो आपके वोटर तोड़ने की कोशिश करते। आपने उसके लिए MLAs को वहां से हटाने की तैयारी की थी। तो ये सब तो जब वो तैयारी की थी तो और बाकी भी तैयारियां करनी ही थी। अब समहाउ हम मानते हैं कि
इसमें मनमानी हुई है, लेकिन हम मान के क्या कर लेंगे? देश देख रहा है कि एक अंबानी के कारकुन खड़े हैं जो कई बार राज्यसभा में जा चुके हैं झारखंड से, वोट खरीद लेते हैं, बीजेपी उनको परोक्ष समर्थन दे रही है, उनके मामले में रिटर्निंग ऑफिसर उनको मौका दे रहा है अगले दिन जवाब देने का, इस मामले में मौका नहीं दे रहा है, तो क्या कर सकते हैं? अब ये सब करते हुए इस सरकार के बारे में तो ये प्रसिद्ध है कि वो इस तरह की चीजों में कोई नैतिकता, तर्क या लोकतांत्रिक परंपरा, इन सब चीजों का कोई हवाला नहीं रखते। वो नतीजे पे रखते हैं, नतीजा उनके पक्ष में चला गया। सर, अब मैं लौट आता हूँ जो मूल विषय है, मैंने जिस पे आपको आग्रह किया था, आप पधारे हुए हैं। नेहरू जी का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया नरेंद्र मोदी जी, लेकिन देश तो पस्त है, बुरे हालात हैं देश के, तो हम इस पे क्या गर्व करना चाहिए? गर्व करने लायक कुछ दिखता है आपको कि हम शर्म, जो बार बार बात होती कि शर्मनाक स्थिति में है, क्या कहिएगा? नेहरू जी ने अपने जमाने में, उनका कार्यकाल जैसा हो गया कि उनका कार्यकाल इनसे कम था, हालांकि ये एक उन्होंने बैरिकेटिंग की है इसमें। चुने हुए दौर में ये कहा गया है कि नेहरू जी जब चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बने तो वो जो कार्यकाल था उस कार्यकाल को मोदी जी ने बीट कर दिया है। जितने समय मोदी जी रहे उसको भविष्य में मोदी जी ये बीट कर सकते हैं, क्योंकि ये दो उन्होंने कैटेगरी कर दी। 47 से नहीं लिया इसको, 51 में जब वो प्रधानमंत्री चुनाव लड़के बने थे तब से लिया है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई भी रिकॉर्ड कहीं आगे बढ़ाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बधाइयां प्रधानमंत्री जी को। उम्मीद है कि वो जो पूरा रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ देंगे भविष्य में। लेकिन हम दूसरे रिकॉर्ड की बात करेंगे। नेहरू जी ने इस देश में दर्जनों इंस्टीट्यूशन बनाए जिन पर इस नए भारत की नींव पड़ी। इसरो, IIM, IITs, ये सब शिक्षा के बड़े बड़े मंदिर, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बड़े बड़े मंदिर, भविष्य की संभावनाओं के बड़े बड़े मंदिर, ये उन्होंने बनाए। उन्होंने राम मंदिर नहीं बनाया, उनकी रुचि सोमनाथ मंदिर में भी नहीं थी। आपको ये श्रेय है कि आपके समय में राम मंदिर बना, कोर्ट के आदेश से, लेकिन बना। आप इसका श्रेय ले सकते हैं, लेकिन ये तो देश का समाज आने वाले दिनों में तय कर पाएगा कि उसको किससे क्या हासिल हुआ। क्या ये देश आज जहां है उसमें IIT, IIM, इसरो जैसी संस्थाओं की और ऐसी अनगिनत संस्थाएं हैं, अगर वो लिस्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो कार्यक्रम का वक्त हो जाएगा। उन्होंने इस देश को बनाया या ये सब बना रहा है? मंदिर मस्जिद राजनीति के काम आ सकते हैं और ठीक है, धार्मिक आस्थाओं का शिकार कर सकते हैं, लेकिन देश में, देश के लोग जो सारी दुनिया में, वो लोग जिनका नाम है वो इन मंदिरों से निकले हैं। अब देखेंगे कि इस राम मंदिर से निकल के कौन इस देश के लिए क्या करता है। उन मंदिरों से निकले हुए लोग हम लोग जानते हैं, चारों तरफ वो हमारे परिक्रमा कर रहे हैं, उनका नाम है, उनकी वजह से हमारा नाम है। आपने इसके अलावा कुछ काम लिए थे। आपने 2015 में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का काम लिया था और उसके लिए करीब 65,000 करोड़ एलोकेट किए थे। प्रधानमंत्री जी से सवाल होना चाहिए ऐसे वक्त में जब वो अश्वमेध का घोड़ा उनकी पार्टी उनके पक्ष में छोड़ रही है, उनमें से एक शहर का नाम बताएं जिसका काम पूरा हो गया, जिसे देखने में जाना चाहता। और मैं कहूंगा हमारे मित्र भी चलें और देश के वासी चलें कि वो स्मार्ट सिटी कहाँ है। ये ठीक उस समय है जब देश में, देश के पड़ोसी देशों में और दुनिया में बहुत से दूसरे देशों ने इस तरह के लक्ष्य लिए और वो कहां पहुंचे। चीन की तो बात ही छोड़ दें, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, कोरिया, इन सब देशों ने इसी दौरान कितने स्मार्ट सिटीज बनाए और हम एक भी क्यों नहीं बना सके। 65,000 करोड़ की हमारी योजना क्यों मिट्टी में मिल गई। आपने एक फैसला लिया कि नोटबंदी करेंगे, आपने नोटबंदी की, क्या हुआ? 17 लाख, 16 लाख, 17 लाख के बीच हमारे पास उस समय नोट प्रचलन में थे। आपका दावा था कि हम इसे कम करेंगे, डिजिटल करेंसी बढ़ाएंगे और इसमें जो गड़बड़ियां हैं, नकली नोट छपने की, आतंकवादियों, नक्सलवादियों के काम में आने की, उनकी कमर तोड़ देंगे और देश में काला धन इससे ले आएंगे जो चोरी हो गया है। देश को आपने कभी नहीं बताया कितना काला धन इसके बाद आया उससे। सच्चाई ये है कि आज 34 लाख करोड़ के नोट प्रचलन में,
43 लाख करोड़ कहते हैं सर, शायद 16-17 लाख करोड़ से 43 लाख करोड़ का आंकड़ा आ रहा है शायद, जो मेरे हो सकता है। मैं पुराना आंकड़ा बता रहा हूँ, हो सकता है आप जो कह रहे हैं वही हो सकता है। सर कितने नोट प्रचलन में है, डिजिटल करेंसी भी आई है डिजिटल, लेकिन बहुत छोटे सेक्शन में। तो ये जो स्थिति है। दूसरे जो रिजर्व बैंक के डाटा है पिछले 10 सालों के, इस दौरान हमारे यहाँ नकली नोटों का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, साइबर क्राइम फंड्स में बहुत बढ़ गया है, ये पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। और अब आप तीसरी खबर ला रहे हैं कि ये नोट फिर से बदले जाएंगे, और एक कंपनी कोई अडानी साहब ने खोली है जिसमें कुछ प्लास्टिक के नोट छपेंगे। तो ऐसा लगता है कि वो योजना सारी इसलिए थी कि कल को जब अडानी साहब अपनी प्लास्टिक के नोट वाली कंपनी लगाएंगे तो आप उसमें जाके शामिल हो जाएंगे, क्योंकि बार बार आपके साथ नाम अडानी जी का आता है। इसलिए सवाल बनते हैं सर, इस समय जब आपने समय पूरा किया है उसके लिए आपको फिर से धन्यवाद और साधुवाद, और भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। तो इस तरह के सवाल आपके दौर में आएंगे कि इस दौर में 70% लोग इस देश के, उनकी आय कम क्यों हुई। आप कहते हैं 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी सीमा से निकाल दिया, कभी उनके डिटेल्स नहीं आते। संसद हमारे आपके दौर में सबसे कम क्यों चल रही है। नेहरू जी के जमाने में संसद कितने दिन चलती थी? 140-145 दिन चलती थी, कभी कभी 160। आपके जमाने में वो 35-40 दिन रह गई। ये भी तो सवाल होगा सर। और 70% लोगों की आय जो कम हुई है डॉलर टर्म में, क्योंकि आप उसमें फिर रुपए का आंकड़ा बताने लगेंगे कि उनके जमाने में 80,000 था, हमारे जमाने में 1,16,000 है या 1,25,000। भाई रुपए की वैल्यू तो बताइए। रुपए की वैल्यू अगर मनमोहन सिंह जी 58-60 छोड़ गए थे, आपने उसे 97-98 पे पहुंचा दिया है, 100 न पहुंच जाए, तो अगर रुपए की वैल्यू आधी रह गई है तो उसमें आप 10% 20% की ग्रोथ को कैसे उसके जरिए छुपा लेंगे। तीसरे 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। अमित शाह जी ने कल गिनवाई है उनकी उपलब्धियां, उसमें कहा गया है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 4 करोड़ लोगों को घर दिए। ये उपलब्धि में गिना रहे हैं आप जो इसको उपलब्धि बताएंगे। 60% औरतें रक्ताल्पता की शिकार हैं भारत में, आपके ही द्वारा अध्ययन में आया है। 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जो पिछले 12 सालों में आपके राज्य में, आपने 12 साल आप वहां मुख्यमंत्री भी रहे, 12 साल यहाँ, आप तो 25 साल बता रहे हैं, ठीक है, वहां या यहाँ बताइए एक विश्वविद्यालय, अनेक नेहरू जी के जमाने में है, इंस्टीट्यूशन दर इंस्टीट्यूशन है, एक बताइए जो पार एक्सीलेंस हो, जो दुनिया की 100 यूनिवर्सिटियों में शामिल हो सका हो, 200 में हो सका हो, 300 में हो सका हो, 500 में हो सका हो, जो आपके जमाने में बना। आपने एक योजना जरूर बनाई थी जिसमें 1000 करोड़ अंबानी जी को दे दिए थे कि वो ऐसी यूनिवर्सिटी बनाए, कहाँ है? ये सवाल होंगे सर, और ये सवाल बड़े कठिन है। बेरोजगारी की दर क्या है? नेहरू जी के समय में हमारी इकोनॉमी कहाँ थी, आज हमारी इकोनॉमी उसी प्रतिशत में कहाँ है? तो ये सब सवाल हमेशा आएंगे, और इन सवालों के उत्तर देश को ज्यादा चाहिए। कितनी परीक्षाएं इस समय हमारी असफल हो रही हैं, नौकरी पाने की भी और जनरली शिक्षा में अगली सीढ़ी पर जाने की भी। इतनी बड़ी संख्या में इनका जो फेल्योर है तो हम क्या कहेंगे। दूसरे जो लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षय है, जिसको दुनिया के, नेहरू जी के जमाने में भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में दुनिया की क्या रेटिंग्स थी, आपके जमाने में दुनिया की संस्थाओं की रेटिंग हमारे बारे में क्या है? मानवाधिकार की पोजीशन क्या है? अल्पसंख्यकों का प्यू रिसर्च 2021 बताता है कि 21% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग किसी न किसी भेदभाव के शिकार हुए अपने जीवन में। अगर उनमें डर है, उनमें कंफ्यूजन है, उनमें उनके खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, इसको श्रेय के तौर पर कैसे लिया जा सकता है? आदिवासियों की दशा क्या है? राष्ट्रपति बनाने से, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनाने से, उनकी निजी जीवन में जो उनकी 8.5% आबादी है, अगर उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, कम हो गई, उनके ज्यादा पेड़ आपने कटवा लिए जंगल में, उनको ज्यादा वल्नरेबल कर दिया, तो ये दो प्रतीकों से थोड़ी उनकी भरपाई हो सकती है कि एक राष्ट्रपति आदिवासी समाज से है या मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से है। आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री रख के आप
व्यापारिक समाज के लिए सारे पेड़ कटवा देंगे जहां वो रहते हैं, जिससे उनका रोटी पानी चलता है, तो इसको उनका भला कहा जाएगा? ये सब सवाल हैं जो आपके सामने खड़े हैं। हम लोग तो चूंकि समय हमेशा जो भी जब जहां सत्ता में रहा है उससे सवाल ही हमने किया है। हमें लगता है कि हमारा यही काम है कि हम आवाम की ओर से सवाल करें और सत्ता उसका जवाब दे। हमें लोकतंत्र के बारे में यही पढ़ाया लिखाया समझाया सिखाया गया था। लेकिन आपके जमाने में हमारी रेटिंग कहाँ है? मीडिया की रेटिंग दुनिया के उन देशों के आसपास क्यों पहुंच गई है जिन देशों को देश ही समझने में लोग चकित हो जाते हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, जिनका स्टेट स्ट्रक्चर कोलैप्स्ड है, जिनके पास ठीक से जुडिशरी नहीं है, फंड्स नहीं है, आर्थिक हालत और सामाजिक हालत दोनों खराब है। हम उनके आसपास क्यों, उनके अगल बगल क्यों खड़े? अभी हमारे यहाँ के बड़े राज्य, बिहार जैसे राज्य, उनकी हालत सब सहारन सोमालिया या अफ्रीका के जो देश हैं, सब सहारन अफ्रीकन देशों की तरह क्यों? मैं नहीं कहता कि ये सिर्फ 12 साल में हो गया, बहुत सारी चीजें हमारी पीछे से चली आ रही, लेकिन आपके जमाने में उनमें वृद्धि हो रही है महोदय। अगर उनमें वृद्धि हो रही तो हम कहेंगे इसको, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी आबादी कठिनाइयों में जा रही है आपके समय में और एक छोटे हिस्से को उसका लाभ मिल रहा है, तो शिकायत आएगी, ये बनेगी। और इसका उत्तर तो देना ही होगा जो राहुल गांधी बार बार आपके सामने रख रहे हैं, नेता विपक्ष हैं, कि आप जिस जहाज में 2014 का कैंपेन कर रहे थे, जिस उद्योगपति के जहाज में, उसी उद्योगपति की आय आपके युग में 1200% बढ़ी है और लगभग देश के सारे किस्म के संसाधनों पर जिसमें उसकी दृष्टि गई है उसकी मोनोपोली होती जा रही है। ये सवाल आएगा सर, क्योंकि ज्यादा लोग हमारे यहाँ गरीब हैं और आबादी हमारी दुनिया की सबसे बड़ी है। तो ये सब सवाल है जो आपके कार्यक्रम के जरिए हम अपने प्रधानमंत्री जी के लिए ससम्मान प्रेषित कर रहे हैं और इनके उत्तर देश को आना चाहिए। और एक आखिरी सवाल है जो हम जैसे अखबार नवीस हमेशा पूछेंगे कि हमको आपसे सवाल पूछने का मौका कब मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सीधे सवाल पूछने का, वर्चुअली तो पूछते ही रहते हैं, आपके जवाब नहीं आते सर। वो कहते हैं कि 32 देशों ने सम्मानित किया, ग्लोबल ब्रांड। कभी पहले होता था कि विश्व गुरु और बीजेपी जो कहती है, क्या क्या नहीं, अब ये ग्लोबल ब्रांड। एक टिप्पणी इस पर। हमारा एक्सपोर्ट 2% से भी नीचे है दुनिया में। हमारी जीडीपी दुनिया के 3.37% है। हम किस बात के ग्लोबल ब्रांड? क्या बनाते हैं? हम सिर्फ अच्छी फोटो खिंचाते हैं, किसी दूसरे देश के नेता को जबरदस्ती गले में उसके पड़ जाते हैं, टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण पढ़ते हैं गलत सही। ये ब्रांड है? ये मजाक का पात्र बना हुआ है सारी अंतरराष्ट्रीय मीडिया में सर। हो सकता है आपके बहुत सारे चाटुकार इसको ब्रांड बताते हो और इसका प्रचार करते हो। हमें तो शर्मिंदगी होती है क्योंकि दुनिया का हर अखबार आपके इस मस्करेपन पे मजाक उड़ाता है, मीम बनाता है। आपके खुद देश में बहुत बड़ी संख्या है जो इस मीम पर हंसती है। पॉपुलर है वो, आपने उनको हटवाया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। सर, इन चीजों के जवाब चाहिए। जिन चीजों का आप प्रचार करेंगे उसमें दूसरे उसका काउंटर भी हमेशा मौजूद है। दोनों का उत्तर चाहिए हो संवाद के लिए। फिर भी आपको फिर से बताइए, वो अमेरिका कहता है कि युद्ध रोक दीजिए, रुक गया, यहाँ से तेल खरीदिए, यहाँ से ना खरीदिए, और आप ब्रांड हैं आप सर। अब जैसे जो अपनी उपलब्धियां जो गिना रहे हैं, वो आपने तो बहुत सारे और बहुत सटीक सवाल किए हैं, उनके जवाब हम सोचते हैं कुछ आए, लेकिन आना संभव ही नहीं है, आएंगे नहीं, सीधे तो हम नहीं। अब वो कहते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी ऊंची उपलब्धियों में हमने हर जो है भारतमाला के तहत 34,800 किलोमीटर के सड़कों का जाल बिछा दिया है। ये जो है आप लेते हैं सबसे, नेहरू जी के दौर में ये टोल और तमाम टैक्सेस नहीं होते थे, आज कैसे बन रहा है। आप दूसरा कहते हैं कि हमने ये टनल बना ली, हमने मुंबई काटल सेतु बना डाला, हमने, ठीक है, अच्छी बात है, रोहतांग टनल हमारी जो है उपलब्धि है, ये उपलब्धियां आप बताते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि हम रोजगार के मोर्चे पे, हम जो गरीबी के मोर्चे पे खड़े कहाँ हुए, ये जो ये उपलब्धियां इस तरीके से, इस पर भी बता देता हूँ, इस पर सुन लीजिए। मनमोहन सिंह जी के जमाने में जो हमारा ये सड़कें बनाने वाला जो आयोग है, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत, इस पर 25,000 करोड़ का कर्ज था। आज इस पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है।
महोदय, आपने एक बहुत बड़ा कर्ज लेके ये किया है और इसमें भ्रष्टाचार की इतनी शिकायतें हैं, इतने पुल गिर रहे हैं, इतनी जगह सड़कें सब स्टैंडर्ड बनी हुई हैं कि ये तो भविष्य में हमारे लिए, और इतना ज्यादा टोल जो आपने कहा, प्रति किलोमीटर अब 3.5-4 रुपए आप टोल ले रहे हैं हर कार से। आप उस कर्ज लेके उससे बनाई हुई सड़क का बखान कर रहे हैं। आप, ये तब होता जो हमारा 2% से नीचे का एक्सपोर्ट है दुनिया में, इसको आपने 5 कर दिया होता और उस पैसे से सड़क बनी होती। कर्ज लेके बनाई है भाई आपने। कर्ज मुझे चुकाना है, इन्हें चुकाना है, आप सारे देश को चुकाना है। इसकी क्या कोई भी इसमें आपका योगदान क्या है? उस अतिरिक्त आय को इस देश में आप कहीं से लाए क्या? कर्ज तो ये देश आपको मिला, उसके नाम पे आपने कर्ज लिया, कर्ज से सड़क बनाई, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार की भी कीमत हमें चुकानी है। अब सर ये इवेंट शुरू हो गया है। ये इवेंट भी जो है बहुत हमारी आपकी जेब, जो जनता की गाड़ी कमाई है, टैक्स है, ये एक बड़े हम देख रहे हैं आज रंगे हुए हैं। पूरा अखबार है, मैं यहाँ राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश की मैं हूँ और आप भी देश की राजधानी दिल्ली से आपको सूचना आती होंगी, आप उत्तर प्रदेश आप देख रहे होंगे, हर तरफ खोल दिया है खजाना। आप 2 दर्जन से ज्यादा राज्यों में है, तो ये इवेंट अब कितना भारी पड़ने वाला है हम हमारे आप पर? ये उसी तरह से है जैसे आपने भाषण दिया प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों पहले, चुनाव में आप कहते थे सब चंगा सी, चुनाव खत्म होते ही आपने कहा कि बहुत कठिनाई है, आर्थिक संकट आ गया है, देश में ऑस्टेरिटी की जरूरत है, लोग विदेश न जाएं, लोग तेल कम खाएं, लोग तेल कम भराएं, लोग सोना न खरीदें 1 साल तक। और किया क्या आपने? जुडिशरी को अपने काबू में रखने के लिए सारे सुप्रीम कोर्ट को, सीनियर एडवोकेट्स को और पूरे मंत्रिमंडल को जो इस मामले को देखता है, विधि मंत्रालय, इन सब को आपने यूरोप की सबसे महंगी करेंसी पाउंड वाले देश में बैडमिंटन खेलने भेजा हुआ है। इस गर्मी में जब ये पूरा देश अल नीनो की गर्मी से लहूलुहान है, 8% सिर्फ हमारे देश में है जिनके पास एयर कंडीशनर है। 92% इस खुली गर्मी में 45 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री, 44 डिग्री में 8 करोड़ गिग वर्कर महंगा तेल खरीद के घरों में सामान पहुंचाने में अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं, और उनके जरिए बटोरा गया टैक्स पर हमारी देश की जुडिशरी लंदन में बैडमिंटन खेल रही है। महोदय, ये तो इतना कड़ा सवाल है कि मैं, आज आपका दिन अच्छा है, लेकिन इस सवाल को तो मैं अभी फिर पूछूंगा जहां भी मुझे मौका मिलेगा। आपने हमसे कहा कि हम सोना ना खरीदें, तेल कम खाएं, तेल कम भराएं, और आप पाउंड में बैडमिंटन खेलने भेज रहे हैं जुडिशरी को। शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। नहीं सर, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी है, होने लगी, इस पे विमर्श आने लगा है, होने लगा है। हम जैसे प्लेटफॉर्म, आप इस पे निरंतर हम लोग मंथन चिंतन करते हैं, मीमांसाएं करते हैं कि अब ये वक्त नहीं है कि आप जो देश के टैक्स का पैसा जो ऐसे उड़ाते हैं, इसका एक कंप्लीटली आपको इसको सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। खासकर से गोदी मीडिया है या मोदी मीडिया कहलाता है, उसको और भी नाम है, इनका पूरा एक आप कंप्लीटली हर राज्य में डालिए, कहां किसको कितना पैसा कैसे दिया गया, और ये इसी के कारण एक वो नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं। कम से कम ये तो आए जनता के सामने, नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ये आना ही चाहिए। तो मैंने मीडिया पे चूंकि पहले कह दिया, दोबारा नहीं कहूंगा, लेकिन अब तो इस पे इतना कहा जा चुका है, हमारा ही सैकड़ों बार कहा हुआ है, वो सब है ही है, वो सवाल है। बिल्कुल ये सब सवाल हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन ये सवालों की तरह ही मिलेंगे आपको हमेशा, जहां मिल पाएंगे, जहां आप हमें करने देंगे इन सवालों को। आप स्वयं तो ऐसा मौका नहीं देते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हम वहां सवाल पूछें या हमारे कलीग्स पूछें, लेकिन हम जहां से पूछ पाएंगे, जितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, सवाल आपके सामने रहेंगे। यही लोकतंत्र भी है, और इसकी रक्षा कीजिए, इतनी अपेक्षा आपसे। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल कि क्या इस समय मशविरा होगा आपको, आप जैसे जो हम सुधी जर्नलिस्ट आप हैं और आपने इतने सारे सवाल तो किए गए, अब क्या आवश्यकता आपको लगती है कि ये करिए सरकार, अंतिम आप बनाना रिपब्लिक जो बन गई है, हम वो उससे बचा लीजिए, इस तरीके के जो ब्लेम्स होते हैं? नहीं, वो सरकार अब काम करे। हमारा काम सरकार को न सलाह देना है, न किसी को भी सलाह देना हमारा काम नहीं है, विश्लेषण करना है। जो आप करेंगे, हम उसका विश्लेषण करने का अधिकार लोकतंत्र में संविधानेतर हमें मिला हुआ है, हम उसकी संरक्षा चाहते हैं, इतना ही।
बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। दोस्तों आप सुन रहे थे शीतल पी सिंह साहब को, और ये प्रधानमंत्री जी ने जो कीर्तिमान बनाया, और कीर्तिमान के बाद जो जश्न है, लेकिन हमने जो सवाल किया था कि ये जश्न मनाया जाना चाहिए या और मंथन चिंतन करना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस पर पूरी की पूरी आपने राय सुनी शीतल पी सिंह साहब की, और सच्चाई क्या है सिंह साहब ने आपके समक्ष रखी है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर कीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।